हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, जिससे हमें आपकी हेल्प मिल जाएगी हमारे एनिमे लवर्स की कम्युनिटी को और बढ़ाने की। और हाँ गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये हमारे गाचियाकुटा एनिमे का सेकंड पार्ट है, और अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड के अंदर। तो एनिमे लवर सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि रूडो सुबह-सुबह उठकर अपने ग्लव्स धो रहा होता है अपने कमरे के अंदर। पर तभी वो ग्लव्स धोकर बाहर आता ही है कि वो अपने बेड में रियो को देखता है, और वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाता है। तभी रियो उसे ये बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है ना टाइम क्या हो रहा है। आज हमें एक बहुत बड़े मिशन के लिए निकलना है और तुम हो कि इतनी सुबह सुबह उठकर ग्लव्स धो रहे हो। मुझे लगा था कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी, तो मैं आ गई। और हमें ये दिखता है कि रूडो तो रियो को अपने बेड में देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक और शर्माने लगता है, और वो उससे बार-बार पूछता है कि आखिरकार वो वहाँ कर क्या रही है। पर तभी रियो रूडो के हाथ की चोटें देख लेती है, क्योंकि रूडो ने अभी ग्लव्स नहीं पहने होते हैं, और वो रूडो से ये पूछती है, आखिरकार तुम्हारे हाथ में हो क्या रहा है। देखने में तो लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, पर ये जलने के निशान तो है नहीं। जिसके बाद रूडो उसे ये बताता है कि कैसे उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये सब चीज़ें उसके पापा ने उसे कभी बताई नहीं। और तभी रियो ये बोलती है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, पेरेंट्स भी कैसे होते हैं ना, हम उनके लिए इतना कुछ करते हैं और वो है कि हमसे और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और हमें ये दिखता है कि रूडो तो रियो की ये बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि तभी रियो भी रूडो की खिड़की से कूदकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि इंजन, रूबिन और फोलो साथ में मिलकर एक इंसान को देख रहे होते हैं, और हमें ये देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो इंसान कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। कि तभी इंजन ये बोलता है, आखिरकार ये शुरू हो गया है। अब यार पता नहीं ये कितना टाइम लगाएगा, पर जो भी लगाएगा हमारा काम तो अच्छा ही होगा। और कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि इंजन और रूडो मिलकर जाका और समीर से मिलते हैं, और इंजन जाका को सब बता देता है। जिसके बाद जाका ये बोलता है, अच्छा तो उसने अपना काम शुरू कर दिया है। चलो अब हमारी तैयारी भी लगभग पूरी हो ही गई है। शायद बस कुछ ही दिनों में रूडो का भी फुल फेस आ जाएगा, जिसके बाद हम सब लोग अपने मिशन पर जा सकते हैं। पर हमें ये दिखता है कि रूडो ये समझ नहीं पा रहा होता कि जाका क्या बोल रहा है, तो वो इंजन से इसके बारे में पूछता है, और इंजन उसे ये बताता है, अच्छा तुम्हें नहीं पता, मुझे लगा रियो ने अभी तक तुमको बता दिया होगा, पर चलो कोई ना। तुम्हें याद है जब हम लोग पहली बार नोमैंस लैंड में मिले थे, मैंने एक बहुत ही अलग तरीके का मास्क पहना हुआ था। यह है वो मास्क, यही बुलाता है फूल मास्क या फूल फेस। और तुम्हें पता है ये हमारे यहाँ कौन बनाता है? हमारी क्लीनर गैंग का सबसे बड़ा आर्टिस्ट, और वो इतना खतरनाक है कि अगर हम उसे कोई भी डेडलाइन देंगे तो वो ऐसी चीजें बनाएगा जो हम पहन भी नहीं सकते। तो तभी हम लोग वो करते हैं जो उसे पसंद है, और हम बस रुकते हैं, तभी तो हमें इतना कूल दिखता है। पर हमें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि रूडो को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कि तभी जाका उसे ये बोलता है, हे रूडो, चलो तुम उसको छोड़ो, अभी अभी तो तुम लोगों को एक और जगह जाना है, और वो एक ऐसी जगह होगी जो समथिंग मैजिकली होने वाली है। और समीर भी रूडो से ये बोलती है, एक और बात, हाँ एक और बात, मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुम लोग नोमैंस लैंड जाने की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो लास्ट में तुम्हें एक और इंसान के पास जाना पड़ेगा, जिसके बारे में जाक भी बता रहा है। और तुम्हें ये पता होना चाहिए उस इंसान की पावर ड्राइंग से आती है। तुमने तो हमारे बेस में देखा ही होगा यहाँ पर कितनी सारी ड्राइंग्स बनी हुई हैं। तुम्हें पता है ये ड्राइंग सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनी है। ये ड्राइंग जिसने बनाई है उसकी पावर इन्हीं ड्राइंग से आती है। पर यही बात तो बुरी है, वो तो यहाँ रहता नहीं है, तो तुम्हें भी एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर हर एक चीज़ वाइल्ड होगी, और वो जगह है कैनवस टाउन। इसके बाद हमें दिखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं, और हमें ये दिखता है कि इंजन सबको इंट्रोड्यूस कराता है, और वो ये बोलता है, तो रूडो देखो, अब हमारी टीम में इतने सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि अब हम नोमैंस लैंड में जाने वाले हैं, खासकर उस लड़की से मिलने के लिए, तो हमको लोग भी ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले तो जाक और रियो को तो तुम जानते ही हो, और मैं तो खुद आ ही रहा हूँ, पर हमारे साथ दूसरी टीम भी आ रही है, और इनके नाम है टेम्जी और डेलमन, और ये लोग भी हमारा साथ देंगे। और सपोर्टर्स में हमारे साथ 3 लोग आ रहे हैं, रूबिन, फोलो और क्रिस। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमेशा सपोर्टर्स 5 की टीम में चलते हैं, पर अभी हम नोमैंस लैंड पे जा रहे हैं, तो हमें सपोर्टर से ज्यादा गिवर्स की जरूरत है। तभी हमारी टीम में तुम्हें और मुझे मिला के टोटल 6 गिवर्स हैं और 3 सपोर्टर्स। पर तभी उनकी बातों के दौरान हमें ये दिखता है कि डेलमन तो सीधा रूडो के पास आ जाता है, और उससे ये बोलता है, तो रूडो तुम कैसे हो? मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मुझे तुम्हारी स्टोरी बहुत ज्यादा सैड लगी।
कि कैसे तुम्हारे लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, पर तुम टेंशन ना लो, हम अब एक फैमिली है। पर हमें ये दिखता है कि अचानक से टेम्जी डेलमन को रोक देता है और रूडो से ये बोलता है, रूडो डरो मत, डरो मत, डेलमन है ही ऐसा। डेलमन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तभी कुछ लोगों को शायद उसे देखकर डर भी लगता है, पर ये बोल भी सही रहा है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रूडो। और तभी इंजन अचानक से उन सबको रोककर ये बताता है कि कैसे अब वो लोग अपना मिशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उनको मिशन स्टार्ट करने से पहले डेलमन को कुछ कहना है और तभी हमें ये दिखता है कि डेलमन तो सबको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने लगता है और वो सबसे बहुत चिल्ला कर अपने मिशन में कामयाबी लाने को बोलता है, जिससे वहाँ के आजू बाजू वाले सब क्लीनर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक विनिंग रोल करते हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो तो स्टार्टिंग में थोड़ा घबरा जाता है उन सबको ऐसे चिल्लाते हुए देखकर, पर आखिरी में रूडो भी अपने आप को संभाल कर उनके साथ चिल्लाने लगता है और उसका भी हौसला इन सब चीज़ों से बढ़ जाता है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि पूरी क्लीनर गैंग साथ में मिलकर उस इंसान को ढूंढने जा रही होती है जो उनकी नो मैंस लैंड में जाने में मदद करने वाला है। और आखिरकार कुछ देर बाद वो लोग कैनवस लैंड में पहुंच जाते हैं और हमें ये दिखता है कि रूडो तो कैनवस लैंड को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि वो ये देखता है कि कैसे वो पूरा कैनवस लैंड एक बहुत ही बड़े डोम के अंदर बंद है। और तभी वो अचानक से टेम्जी से इसके बारे में पूछता है और रूडो ये बोलता है, अच्छा तो मुझे एक सवाल था टेम्जी, क्या ये जो लैंड्स हैं जो इस डोम के अंदर है वैसे ही लैंड हर जगह है क्या? और ये सब सुनकर टेम्जी रूडो से ये बोलता है, नहीं रूडो, ये लैंड्स बस गिने चुने जगह पर है, वो भी बस उस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ पर वो लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्पेयर के ऊपर रहते हैं वो लोग कुछ भी फेंक सकते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि उनके फेंके गए कूड़े की वजह से यहाँ के लोग भी मारे जाते हैं। तो तभी इन लोगों ने अपने ऊपर ही एक डोम बना लिया है जिससे वो लोग ऊपर के कूड़ों से बच सकते हैं। और हमें दिखता है कि ये सब चीज़ें सुनकर रूडो थोड़ा निराश हो जाता है कि तभी अचानक से हमें एक अजीब चीज़ भी दिखती है। हमें ये दिखता है कि कैसे कैनवस सिटी के मेन गेट पे दो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर हमें ये दिखता है कि कैसे वो दोनों अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं कि जैसे वहाँ पर कोई इनविजिबल दीवार हो। पर तभी अचानक से उनके बगल में से पूरी क्लीनर गैंग साथ में मिलकर उस गेट के अंदर चले जाती हैं और रूडो भी ये सब चीज़ें देखकर समझ नहीं पा रहा होता कि वहाँ चल क्या रहा है कि तभी इंजन ये बोलता है, अच्छा रूडो तुम कहाँ रह गए, जल्दी आओ और इन लूजर्स के बारे में भूल जाओ, अगर तुम्हारा मन साफ है तो ये गेट तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। और रूडो भी ऐसे ही नॉर्मल तरीके से उस गेट के अंदर चले जाता है और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें पूरी कैनवस सिटी दिखती है। इसके अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स बनी होती है और हमें ये देख के साफ साफ लग रहा है कि ये पूरा शहर बहुत शांत तरीके से रह रहा है। और तभी रूडो इंजन से इस जगह के बारे में पूछता है और इंजन ये बोलता है, तो रूडो मान के चलो कैनवस सिटी या कैनवस शहर एक बहुत ही अच्छा शहर है। जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पर आर्टिस्ट भरे हुए हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जहाँ लोग होंगे वहाँ पर लोगों की इमेजिनेशन तो होगी। तो ये शहर इन्हीं लोगों के लिए बना हुआ था जहाँ पर लोग अपने इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते थे। पर तुम्हें पता है क्या, वो दीवार के आगे वो बैरियर कैसा था? जिस आर्टिस्ट के पीछे हम जा रहे हैं, जो हमारी मदद करने वाला है, वो हमें ऐसे ही बैरियर्स भी दे सकता है। और तुम सोच रहे होगे कि वो काम कैसे करता है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि तुम एक ड्राइंग बना रहे हो, पर तुम में और उस आर्टिस्ट में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपनी ड्राइंग में कुछ भी नहीं कर सकते, पर वो अपनी ड्राइंग में कुछ भी कर सकता है और वो अपनी ड्राइंग में इमोशंस भी ला सकता है, इससे उसकी कही गई बात सच निकलती है। फॉर एग्जाम्पल गेट में तुम्हें पता है उस आर्टिस्ट ने बस इतना लिखा था कि अगर कोई भी इस शहर को चोट पहुंचाना या कुछ गलत करना चाहता है, वो इंसान इस गेट में नहीं आ सकता, जिससे वो गेट एक बैरियर बन गया है उन सब लोगों के लिए जो वहां पर कुछ गलत करना चाहते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि इंजन उन लोगों से बात कर ही रहा होता है कि अचानक से उससे एक बच्चा टकरा जाता है और हमें साफ साफ उस बच्चे को देखकर ये लग रहा होता है कि वो किसी से भाग रहा है और वो बच्चा उठकर वापस वहां से भागने लगता है कि तभी इंजन लोगों को एक इंसान ये बोलता है, अच्छा तो तुम आ गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतने जल्दी आओगे। पर तभी इंजन ये सब सुनकर उस इंसान को मेयर बोलने लगता है और वो किसी जोब नाम के बंदे के बारे में पूछने लगता है। पर तभी मेयर उससे ये बोलता है, अच्छा तो तुमने ये बात नहीं सुनी, जोब अब हमारे साथ काम नहीं करता, वो आज सुबह सुबह मारा गया। तभी कुछ देर बाद मेयर इंजन लोगों को जो की बॉडी दिखाता है और इंजन के पूछे जाने पर मेयर उसे ये बताता है, जो की मौत आज सुबह ही हुई है पॉल्यूशन पॉइजनिंग की वजह से। मैंने इसे बहुत बार कहा था कि इसे अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा, पर इसकी इंस्पिरेशन भी इसे पागल बना दिया था और ये सुनता भी नहीं था। हमने बहुत बार ट्राई करा जो को बताने का कि उसे नो मैन लैंड्स पे बिना मास्क के नहीं जाना है, पर उसने हमारी नहीं सुनी और अब देखो
वो हमसे कितना दूर चले गया है। भी हमें ये दिखता है कि जो की ऐसी हालत देखकर इंजन और बाकी सब लोग थोड़ा उदास होते हैं, पर हमें रूडो की हालत भी दिखती है जो की लाश अपने सामने देखकर और भी ज़्यादा घबराने लगता है। पर तभी तैमज़ी उसे थोड़ा शांत रहने के लिए भी बोलता है और उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि तभी मेयर सबको ये बताता है, देखो अब जो तो हमारे साथ नहीं रहा, पर मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है कि जो की लेगेसी आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट जो ने पहले ही किसी और के हवाले करने का सोच लिया था। अब उसके जाने के बाद हमें जो का सक्सेसर भी ढूंढना पड़ेगा, पर उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो ने अपना सक्सेसर पहले ही बना लिया है। तभी हमें वो बच्चा भी दिखता है जो कुछ देर पहले इंजन से टकरा गया था, और हमें ये दिखता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। पर अचानक से मेयर उस बच्चे को सब क्लीनर गैंग से इंट्रोड्यूस कराता है और हमें ये पता चलता है कि उसका नाम रेमलेंस या रैम होता है। पर मेयर वहीं नहीं रुकता, मेयर उन सबको ये भी बताता है कि कैसे वो बहुत निराश है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रैम जैसी इतनी छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना ज़्यादा बड़ा बर्डन आए, क्योंकि देखा जाए तो जो पूरे कैनवस शहर की आवाज़ थी, और अब उसके जाने के बाद इतनी छोटी बच्ची को उसकी जगह लेनी पड़ेगी। पर हमें ये दिखता है कि रूडो तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने लगता है, और वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि कैसे अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही पास किए जा सकते हैं तो क्या पता उसके ग्लव्स भी किसी न किसी के ज़रिए पास किए गए हों। और तभी इंजन भी इतनी सारी बातें सुनकर मेयर को जो के लिए श्रद्धांजलि देकर वहाँ से बाहर ही जा रहा होता है कि अचानक से वो रैम से बात करने की कोशिश करता है। पर हमें तो ये साफ साफ दिखता है कि रैम तो बहुत ही उदास सब लोगों के सामने एकदम चुप बैठी होती है कि तभी अचानक से रैम सबके सामने उछल कर आ जाती है और सबसे ये बोलती है, अब बहुत हो गया, मैं अब नहीं रहूंगी, अब है पार्टी का टाइम। जिसके बाद हमें दिखता है कि रैम तो सीधा मेयर से वो इंस्ट्रूमेंट लेकर वहाँ से भाग जाती है। और वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि सब लोग छत में आ जाते हैं, जहाँ पर वो रैम को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। और तभी रैम उन सबसे ये बोलती है, गाइस मुझे एक थॉट आया था, मुझे ऐसा लगा कि जो कितना खुश रहता था ना, जब से जो गया है मैं सैड तो बहुत थी, पर आखिरकार मुझे ये समझ में आ गया जो कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग उसकी मौत के बाद सैड हों, वो चाहेगा कि हम लोग उसकी लेगेसी को और ज़्यादा बढ़ाएं और अपने एक्सप्रेशन इन आर्ट फॉर्म के ज़रिए और भी ज़्यादा अच्छे से करें। तो चलो तुम सब भी मेरे साथ जो के लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर लो। जिसके बाद हमें दिखता है कि रैम तो अपने आजू बाजू हर जगह पेंट के कैन रखने लगती है और तभी वो जो के इंस्ट्रूमेंट को यूज करने लगती है और तभी जो का इंस्ट्रूमेंट भी एक बहुत ही प्यारी ब्रश में बदल जाता है। और हमें दिखता है कि रैम तो अपने पावर के जरिए उन कैन्स को बहुत ही बड़ी आतिशबाजी में बदल देती है और हमें दिखता है कि पूरी कैनवस सिटी बहुत ही ज्यादा जगमगा जाती है और हर जगह पर उजाला ही उजाला हो रहा होता है। और रोडो खुद भी इतनी प्यारी आतिशबाजी अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तभी हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। सीन शुरू होते ही हमें रूडो दिखाया जाता है और उसके सामने रैम बैठी होती है और हमें ये दिखता है कि रूडो के मुंह पर तो एक जोकर का मास्क जैसा बना हुआ है और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे रैम ने रूडो के साथ हल्का मजाक करा है और उसने ही उसके चेहरे में ये जोकर का मास्क बना रखा है, जिससे रूडो रैम से थोड़ा गुस्सा होने लगता है कि तभी रैम सबसे ये बताने लगती है कि कैसे वो अब कितना ज्यादा खुश है कि अब उसे स्पेल कास्टर या जॉस की लेगेसी बढ़ाने का मौका मिला है। और हमें ये दिखता है कि इंजन भी इस बात को सुनकर रैम को रूडो और उन सब के पीछे एक सेफ्टी सिंबल या सेफ्टी स्पेल बनाने के लिए बोलता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रैम सबसे पहले सेफ्टी स्पेल रूडो से स्टार्ट करती है और तभी हमें सेफ्टी स्पेल के बनाने के दौरान रैम की एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है। हमें ये दिखता है कि रैम कैसे अपना इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज़ में बदल सकती है जो वो चाहे, जिससे खुद मेयर और इंजन भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमें रैम से ये पता चलता है कि कैसे वो जो भी चीज़ सोचती है वो इंस्ट्रूमेंट उसी में बदल जाता है। और हमें ये दिखता है कि रैम आखिरकार रूडो के पीछे सेफ्टी सिंबल बनाने में कामयाब रहती है और वो ऐसे ही पूरी क्लीनर गैंग के ऊपर सेफ्टी सिंबल बना देती है, जिससे उनको नो मैंस लैंड में ज़्यादा खतरा नहीं होगा। और ऐसा ही करने के बाद हमें ये दिखता है कि मेयर और बाकी सब क्लीनर गैंग कैनवस टाउन से निकलने की तैयारी करती है और हमें ये दिखता है कि मेयर उन्हें टाउन से बाहर एस्कॉर्ट कर रहा होता है कि तभी मेयर फिर से उन्हीं दो इंसान के सामने आ जाता है जो अभी तक उस टाउन के अंदर नहीं घुस पाए हैं। और हमें ये दिखता है कि वो दोनों इंसान मेयर से ये बोलते हैं, हे तुम कौन हो यार? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अंदर क्यों नहीं घुस पा रहे हैं। कुछ करो ना। क्या ये सड़ा सा टाउन है? क्या मैंने ये सब सुना सही था? हाँ, मैंने भी यही सुना था कि ये बहुत सारा टाउन है और अब देखो मुझे लग रहा है कि ये सारा ही टाउन है। पर तभी हमें दिखता है कि मेयर तो उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उनसे ये बोलता है, चुप, एकदम चुप।
तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब हमारा टाउन कर रहा है? ये सब तुम्हारी सोच की गलती है। तुम लोग इस टाउन में कुछ ना कुछ गलत करने के लिए आ रखे हो, तो इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से मार मार के भगाऊं, तुम्हारा अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि वो दोनों बड़े निराश होकर वहां से वापस चले जाते हैं। और तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि क्लीनर गैंग भी रैम और मेयर को वहां से अलविदा कहकर जाने लगते हैं कि तभी रूडो रैम से ये बोलता है, हे रैम, एक बात थी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने जो के लिए करा। उसका ऐसा इतना खूबसूरत सेंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद रैम उससे ये बोलती है, अरे कोई ना, अब तो मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में दिखूंगी, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हमें ये दिखता है कि आखिरकार क्लीनर्स गैंग कैनवस टाउन को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। ही गाड़ी के अंदर हमें ये दिखता है कि इंजन रूडो से ये बोलता है, हे रूडो, तुम्हें पता है सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? वापस हेडक्वार्टर, तुम्हारे फुल फेस को लेने के लिए, क्योंकि बिना फुल फेस के नो मैंस लैंड में जाना नहीं हो सकता है। पर उससे पहले मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें दिखता है कि इंजन रूडो और बाकी सब लोगों को एक जगह लेकर जाता है। और तभी रूडो की आंखें तो एकदम चौंक जाती हैं, क्योंकि वो अपने सामने बहुत सारा कूड़ा भी देखता है। और इंजन उससे ये कहता है, देखो रूडो, मुझे पता है अभी हमें बहुत ज्यादा खतरनाक मिशन पर भी जाना है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स को और यूज करना सीख जाओ। तो देर किस बात की है, जाओ अपनी पावर्स को और देखो, और यहाँ पे देखो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो तो इंजन की बात खत्म करने से पहले ही उस कूड़े की ढेर में भागकर चल जाता है। और हमें रूडो को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। पर तभी हमें उस कूड़े के ढेर में एक टीवी भी दिखती है, जिसके अंदर से एक वीडियो चल जाती है। और उस टीवी के अंदर हमें एक इंसान दिखता है, और हमें ये साफ साफ दिखता है कि उस इंसान के पास वही ग्लव्स है जो रूडो के पास भी है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, और कुछ देर बाद हमें दिखता है कि रूडो और सभी क्लीनर गैंग वापस हेडक्वार्टर्स में आ जाती हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो लोगों के सामने एक इंसान बहुत ही अजीब तरीके से ये बोलता है, आखिरकार ये कंप्लीट हो गया और अब तुम्हारे पास है तुम्हारा अपना फुल फेस जो तुम्हें कहीं पर भी ला सकता है। और हमें ये दिखता है कि रूडो तो उस इंसान की हरकत देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि तभी इंजन उसे ये बताता है कि कैसे वो इंसान जो उसके सामने खड़ा है उसका नाम ऑगस है, और ऑगस ही उनके पूरी क्लीनर गैंग का एक आर्टिस्ट है जो उनके सभी गियर्स बनाता है, और उसने ही रूडो के लिए उसका फुल फेस भी बनाया है। और हमें दिखता है कि रूडो ये सब सुनने के बाद भी ऑगस की हरकतें देखकर थोड़ा शर्माने लगता है। वहीं कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आखिरकार क्लीनर गैंग अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, और हमें दिखता है कि रूडो ने अपना फुल फेस भी पकड़ लिया है। पर तभी इंजन रूडो को एक और चीज़ देता है, और हमें इंजन से ये पता चलता है कि वो चीज़ उनकी कम्युनिकेशन करने में मदद करेगी। पर तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे रूडो के सामने इंजन और बाकी सब क्लीनर गैंग अपने आप का खून निकालने लगते हैं। और वो देखकर रूडो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और वो सबसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। पर तभी इंजन उससे थोड़ा शांत रहने को बोलता है, और वो सब लोग अपना खून सीधा रूडो के कम्युनिकेशन डिवाइस में डाल देते हैं। और इंजन उससे ये बोलता है, अच्छा तो रूडो मैं तुम्हें बता दूं, इसे कहते हैं चोकर, और ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो हम सबको कम्युनिकेट करने में मदद करेगा जिस इंसान ने इसे पहना है। और ये सिर्फ उन्हीं पे काम करता है जिनका खून इसमें जाता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर तुम्हें हमसे कभी भी बात करनी हो तो तुम इसके ज़रिए हमसे बात कर सकते हो। इसके बाद रूडो को ये सब चीज़ें बहुत कूल लगती है, और वो अपना चोकर पहन लेता है, और तभी इंजन लोग उसे अपनी टीम में ऑफिशियली वेलकम करते हैं। पर हमें तो ये साफ साफ दिखता है कि रूडो अभी भी थोड़ा घबरा रहा है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि आखिरकार रूडो और सभी क्लीनर गैंग नो मैंस लैंड में जाने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे रूडो ने अपने लिए बहुत ही सारा कचरा भी इकट्ठा कर लिया है जिसे वो अपने इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है। पर हमें ये भी दिखता है कि कैसे उन सब कचरों में वो टीवी भी होती है जिसके अंदर हमें वो इंसान दिखा था। और ऐसे ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, और कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आखिरकार क्लीनर गैंग नो मैंस लैंड में पहुंच गई है, और उनका नो मैंस लैंड में सबसे पहला स्टॉप है पेंटा, जो कि एक कूड़े का बहुत ही बड़ा डेजर्ट है। और तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे सभी क्लीनर्स ने अपने फुल फेस पहन रखे हैं, और आखिरकार हमें रूडो का भी फुल फेस दिख जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक मास्क होता है। और रूडो बार बार अगस्त की ये बातें याद कर रहा होता है कि कैसे अगस्त ने उसे ये बता रखा है उसे एट ऑल कॉस्ट अपना फुल फेस मास्क नहीं उतारना है नो मैंस लैंड के अंदर, क्योंकि अगर वो अपना मास्क उतारता है तो उसकी एबिलिटी थोड़ा कम हो सकती है। और ऐसे ही हमें ये दिखता है कि आखिरकार रूडो अपने बहुत ही कॉन्फिडेंस में सीधा उस डेजर्ट के अंदर कूद जाता है, और हमें ये दिखता है कि वहां पर कुछ ही देर में बहुत सारे ट्रेस पीस भी आने लगते हैं, और सभी क्लीनर गैंग साथ में मिलकर उन सब ट्रेस पीस से लड़ रही होती है।
और हमें ये दिखता है कि इस बार तो रूडो भी बड़े ही आराम से ट्रैश बीस्ट को हरा रहा होता है कि तभी सब ट्रैश बीस्ट को हराने के बाद हमें ये दिखता है कि पूरे डेजर्ट में एकदम धूल उड़ने लगती है और वहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा होता है कि तभी रूडो के पीछे डेल्मर और टेंजी भी आ जाते हैं, जिससे रूडो थोड़ा घबरा जाता है और डेल्मर और टेंजी उससे ये पूछते हैं कि आखिरकार उसने अपने सब ट्रैश बीस्ट हरा दिए हैं, जिससे रूडो भी हाँ कहता है कि तभी हमें एक अजीब ही चीज़ दिखती है। हमें ये दिखता है कि रूडो और क्लीनर गैंग के पास एक लड़की आने लगती है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि कैसे क्लीनर गैंग में से किसी को भी ये शक तक नहीं हुआ कि वो लड़की उनके पास आ रही है, जिससे उनको ये तो पता चल गया है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है कि तभी वो लड़की उनसे ये बोलती है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम लोग आमा को ढूंढ रहे थे और आमा तुम्हारे पास आ गई है। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें सुनकर रूडो सबसे ये बोलता है, गाइस कहीं ये लड़की वही तो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी एक्सपीडिशन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जिसे सुनकर इंजन सबसे ये बोलता है, यार कह तो तुम सही रहे हो रूडो, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मुझे तो इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी गलत काम से आ रही है। तो चलो जल्दी से इससे बॉर्डर का रास्ता पूछते हैं और देखते हैं क्या ये हमारी मदद कर सकती है कि नहीं। जिसके बाद हमें दिखता है कि रियो तो बिना रुके सीधा उस लड़की से ये पूछती है कि क्या उसे बॉर्डर में जाने का रास्ता पता है, जिससे वो लड़की उनसे ये बोलती है, हाँ मुझे पता है। तो क्या तुम लोग मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगे? मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो चलो, मेरा घर बहुत पास में है, चलो चलो जल्दी आ जाओ। पर हमें दिखता है कि रियो इंजन से ये बोलती है कि कैसे उसे इस पर शक हो रहा है, तो वो एक काम करेगी, वो इस लड़की के साथ अकेले जाकर उसके घर में पता करेगी। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो बाकी क्लीनर गैंग आकर उसकी मदद कर सकती है। जिसे इंजन उससे ये बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी टीम मेंबर को कुछ भी हो, और वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा है, क्या पता ये डर के मारे कुछ करे भी ना। चलो देखते हैं, सब लोग चलते हैं साथ में, क्या पता ये सही बोल रही हो। और ये सब बोलते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हमें उस लड़की का घर भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर अचानक से हमें इंजन दिखता है, जिसे देखकर हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि इंजन के साथ कुछ तो गड़बड़ है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा पानी निकल रहा होता है और वो सीधा जमीन पे जा गिरता है। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे इंजन के साथ ही ये सब नहीं हो रहा है, पूरी क्लीनर गैंग एक एक कर जमीन पर गिर रही है सिवाय रूडो के, और रूडो भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक रहा है। वो सीन शुरू होते ही हमें 1 घंटे पहले की बात दिखाई जाती है, जहां पर हमें ये दिखता है कि वही अनजान लड़की जो रूडो और क्लीनर गैंग से मिल चुकी है, वो उन्हें अपने घर की तरफ लेकर जा रही होती है, जो कि उसी पॉल्यूटेड एरिया के अनजान से एक पहाड़ पर होता है। पर हमें तो ये दिखता है कि सब लोग तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उस लड़की का घर एक बहुत बड़े टावर में होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो टावर सीधा स्पेयर से कनेक्ट हो रहा है, पर वो टावर टूटा हुआ होता है। जिसे देखकर रूडो ये बोलता है, गाइस मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सीधा स्पेयर से कनेक्ट होती है। और इंजन भी उसकी इस बातों पर एग्री करता है, पर इंजन सबको ये बताता है कि कैसे उन्हें संभल कर रहना है, क्योंकि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक ट्रैप पर ही जा रहे हैं। और यही सब सोचते हुए आखिरकार कुछ देर बाद वो लोग उस लड़की के साथ अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि कैसे वो घर बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पक्का उस घर में कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। पर तभी वो लड़की उन्हें घर के अंदर चलते हुए ये बोलती है, हे, तुम्हें मास्क पहनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब हम पॉल्यूटेड एरिया से बहुत दूर आ चुके हैं। भले ही हम लोग उसके अंदर हैं, पर हमें पॉल्यूशन नहीं लगेगा, तो तुम अपना मास्क खोल सकते हो। वैसे भी मुझे देखना है कि तुम लोग कैसे दिखते हो। के बाद हमें ये दिखता है कि सभी क्लीनर गैंग के लोग अपना मास्क खोल देते हैं और हमें ये दिखता है कि वो लड़की क्लीनर गैंग के लोगों की शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। पर तभी रूडो उस लड़की से ये बोलता है, हे सुनो, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हमने सुना था कि तुम लोगों को बॉर्डर के पार कराती हो और तुमने लोगों को देखा भी है बॉर्डर से पार आते हुए और स्पेयर से अंदर बाहर करते हुए, क्या ये सच है? इसे सुनने के बाद वो लड़की उससे ये बोलती है, हाँ मैंने देखा तो ज़रूर है, पर सबसे पहले मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मुझे स्मेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है।
तो हम क्या करें? जिसके बाद हमें दिखता है कि इंजन रूडो को रोककर सीधा उस लड़की से उसके सवाल का जवाब पूछता है और हमें ये दिखता है कि वो लड़की तो इंजन की ये बातें सुनकर और ज़्यादा पागल होने लगती है और वो बार बार इंजन से ये बोल रही होती है कि उसने ये सब कैसे बोला, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि इंजन लोग भी उसे यूज़ करना चाहते हैं, जिससे वो लड़की अपना होश खो बैठने लगती है और वो उन सब से ये बोलती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यूज़ कर लोगे? अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, अब मैं तुमको सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि उस लड़की के अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा ग्लो आने लगता है, जैसे वो भी एक गिवर है। पर तभी रूडो एक अजीब चीज़ नोटिस करता है। रूडो ये देखता है कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है उसने एक बूट्स पहने हुए हैं और उस बूट के अंदर वही सिंबल बना हुआ है जो उसके ग्लव्स में बना हुआ है, जिससे हमें ये दिखता है कि रूडो तो एकदम चौंक जाता है और रूडो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है कि तभी वो लड़की मीर से ये बोलती है, चलो मेरे दोस्त, इनको सबक सिखा दो प्लीज। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि डेलमेयर तो इंजन के पीछे एक स्प्रे लेकर खड़ा होता है और वो सीधा इंजन पर वो स्प्रे कर देता है और उसी के बाद हमें ये दिखता है कि इंजन तो सीधा ज़मीन पर बेहोश पड़ जाता है और सब लोग डेलमेयर को देखकर चौंक जाते हैं कि डेलमेयर आखिर कर क्या रहा है। और रूडो भी डेलमेयर से पूछता है कि उसके साथ हुआ क्या है, पर हमें तो उसकी आंखों में ये साफ साफ दिखता है कि शायद डेलमेयर अपने होश में ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा किसी और को देखने की बजाय उस लड़की को देख रहा होता है। तभी रूडो उस लड़की से ये बोलता है, हे तुम कर क्या रही हो? मुझे पता है तुम एक गिवर हो, क्योंकि तुम्हारे बूट्स में भी सेम सिंबल है जो मेरे ग्लव्स में है। इसका मतलब है कि तुम एक गिवर हो, तो तुमने करा क्या है? पर हमें तो ये दिखता है कि वो लड़की तो रूडो के सवाल का जवाब देने की बजाय वापस नॉर्मल हो जाती है और उन सब से ये पूछती है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? क्या तुम्हें मेरी जैसी लड़कियां पसंद है या मुझसे शरारती लड़कियां पसंद है? पर तभी हमें ये दिखता है कि वहां पर जाक भी आता है और जाक इंजन की तरफ देखकर सीधा उस लड़की से ये बोलता है, बहुत हो गया, सच में बहुत ज्यादा हो गया। अभी तक मैं चुप इसलिए था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं हो, पर अब तुमने डेलमियर को अपने वश में कर लिया है और मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और तुमने इंजन पर हमला करा है। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी एनिमी हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें क्लीनर गैंग से लड़ना क्यों नहीं चाहिए। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीजें बोलते हुए जाक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, पर हमें तो ये दिखता है कि जाक की इतनी सारी बातें सुनकर वो लड़की रोते रोते जाक से ये बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं करा है, तुम ही मेरे पास मतलब के लिए आ रखे हो और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। के बाद हमें तो ये दिखता है कि डेलमियर सीधा जाक और इंजन पर हमला कर देता है और जाक भी समय रहते इंजन को बचाने में कामयाब रहता है और सब लोग भी ये सब चीजें देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि आखिरकार डेलमन ये सब क्यों कर रहा है। कि तभी डेलमन सबसे ये बोलता है, तुम लोग इससे दूर रहो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये लड़की मेरे लिए सब कुछ है और मैं तुम्हें अभी से बता दूं, अगर किसी ने भी इसको चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और हमें ये दिखता है कि वहां पर मौजूद क्लीनर गैंग में से कोई भी ये समझ नहीं पा रहा होता है कि डेलमन ये सब क्यों कर रहा है। तभी टैमजी सबसे ये बोलता है, गाइस सुनो, डेलमन बिल्कुल सही कह रहा है, वो ऐसे ही किसी पर भी हमला नहीं कर सकता। हाँ कुछ तो गलत हो रहा है और मुझे 100% लग रहा है कि ये लड़की डेलमन को कंट्रोल नहीं कर रही है, पर इसने कुछ तो करा है। इसके बाद हमें ये दिखता है कि वो लड़की सब क्लीनर गैंग से ये बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है मैंने इस पर कुछ भी नहीं करा है? हम लोग तो कितने सालों से दोस्त हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? और हमें ये दिखता है कि सभी लोग डेलमन का ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और उनमें से किसी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग इस सिचुएशन में क्या करें। पर तभी टैमजी सबको ये समझाता है कि कैसे वो लोग डेलमन को बचा सकते हैं अगर उन्हें ये पता चल गया कि डेलमन के साथ हो क्या रहा है। पर तभी हमें ये दिखता है कि डेलमन तो सीधा उनके पास वापस आ जाता है और हमें ये दिखता है कि डेलमन ने जिस तरह से इंजन पर हमला करा था वो दरअसल डेलमन का ही इंस्ट्रूमेंट है और डेलमन अपने इंस्ट्रूमेंट को और ज्यादा पावर दे देता है। इसके बाद वो सीधा बाकी सब लोगों पर हमला करने के लिए आ रहा होता है कि तभी रूडो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है और ऐसा ही बार बार क्यों होता है कि उसके साथ हमेशा ही लड़ाई होती है। तभी रूडो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो एक विजन देखने लगता है जहां पर हमें ये दिखता है कि कैसे सब लोग रूडो को एक बोझ ही मानते हैं और सब लोग रूडो पर ही ब्लेम डालते हैं कि उसी की वजह से वो आज यहाँ पर है। कैसे वो एक खूनी का बेटा है जिसने खुद अपने दूसरे बाप को भी मार डाला। और हमें ये दिखता है कि रूडो तो इन विजन से बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और वो बहुत ही डरा सहमा इन विजन को देख रहा होता है कि तभी वो लड़की सबसे ये बोलती है, अच्छा ये क्या बात है, शायद मेरा यहाँ पर एक और दोस्त है, पर मैं तुम सबको वार्न कर देती हूँ,
अगर तुमने अब मेरे और मेरे दोस्त के बीच में बाधा डालने की कोशिश करी तो तुम भी मरोगे। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि रूडो तो अभी भी अपने विजन से देख रहा है कि तभी टेमजी समय रहते रूडो को डेलमियर के हमलों से बचा लेता है। और हमें दिखता है कि डेलमियर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पानी का हमला अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए क्लीनर गैंग पर कर रहा होता है। पर तभी टेमजी सबको ये बताता है कि कैसे उनको चाहे कुछ भी हो जाए डेलमियर के पानी को सीधा अपने अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि डेलमियर का इंस्ट्रूमेंट उसके इमोशन जो उसके प्लांट्स के लिए है कि कैसे उसके प्लांट्स बड़े रहें उसके लिए बना है। तो अगर वो लोग उसके पानी के हमले में आते हैं तो वो एक बलून जैसे फट जाएंगे। तभी ज़ाक टेमजी से ये पूछता है कि आखिरकार डेलमियर इंजन पर हमला कैसे कर पाया, क्योंकि उनमें से किसी ने ये नहीं देखा कि डेलमियर ये सब कर रहा है। और टेमजी ज़ाक को ये बताता है कि कैसे डेलमियर कैसे अपने स्प्रे को बहुत सारी नोजल्स में बदल सकता है, और उसने इंजन पर हमला करने के लिए शायद अपना साइलेंट नोजल यूज़ करा। पर यह बात अजीब है क्योंकि टेमजी ने अभी तक डेलमियर को अपना साइलेंट नोजल किसी के लिए भी यूज़ करते हुए नहीं देखा। तभी हमें ये दिखता है कि रियो तो सीधा डेलमियर की तरफ जाने लगती है और सबसे ये बोलती है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हमको यहाँ से वापस जिंदा निकलना है तो हमें डेलमियर को हराना ही होगा और हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमें तो ये दिखता है कि ज़ाक तो रियो को बार बार रोक रहा होता है और उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे डेलमियर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर हमें तो ये दिखता है कि कैसे रियो को अभी सबके ऊपर शक है, क्योंकि उसे उस लड़की की यही बात याद आ रही है कि कैसे उसने ये कहा था कि उसका यहाँ पर एक और दोस्त है। और हमें ये दिख रहा होता है कि रियो ये सब चीज़ें सोच ही रही होती है कि अचानक से डेलमियर उस पर एक बहुत ही तगड़ा वाटर प्रेशर का हमला कर देता है। पर हमें तो ये दिखता है कि रियो तो बाल बाल डेलमियर के हमले से बचती है। और तभी वो लड़की सबसे हंसते हंसते ये बोलती है, अब तुम लोगों को खुद पर ही शक हो रहा है। देखते हैं अब यहाँ से कौन जिंदा बचकर निकलेगा। और ऐसे ही टेमजी और ज़ाका लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार वो लोग यहाँ से बचेंगे कैसे। कि तभी टेमजी रूडो को देखता है जो बहुत ही अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ा रहा होता है। और हमें ये दिखता है कि रूडो सबसे ये बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, मैं स्पेयर में रहना चाहिए, मुझे 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 क्या करना चाहिए। और हमें ये दिखता है कि रूडो के मन में अभी भी वही विजन आ रहा होता है जहाँ पर सब लोग उसे ब्लेम कर रहे होते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि वो लड़की तो उसके सामने सामने उसकी दोस्त चीवा में बदल जाती है। और हमें ये दिखता है कि चीवा रूडो के सामने उसके दिए गए खिलौने को बहुत प्यार करने लगती है। पर हमें तो ये सच्चाई पता है कि रूडो को दिख गया था कि चीवा ने उसके खिलौने को फेंक दिया था। और रूडो बहुत ही गुस्से में ये बोलने लगता है, नहीं, तुम इससे प्यार नहीं करती, तुमने इसे मेरे सामने फेंका था, तुमने मुझे पर भरोसा नहीं करा। और हमें ये दिखता है कि रूडो की ये सब हरकतें देखते हुए टेमजी लोगों को ये यकीन आ जाता है कि शायद रूडो ही उस लड़की का दूसरा दोस्त है। पर अभी तक उस लड़की ने रूडो पर अच्छे से काबू नहीं करा है, क्योंकि रूडो अभी तक उन पर हमला नहीं कर रहा है। इसे देखकर टेमजी और ज़ाका ये समझ जाते हैं कि वो लड़की उन पर कुछ ना कुछ तो एनिमा यूज कर रही है। कि तभी हमें ये दिखता है कि वो लड़की उनसे ये बोलती है, तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे तो बस स्मेल्स पसंद है। जिसके बाद हमें दिखता है कि वो लड़की अपने बूट्स को ज़मीन पर घिसने लगती है, जिससे वहाँ पर पूरे कमरे में एक अजीब ही स्मेल आने लगती है। और तभी ज़ाक और टेमजी ये समझ जाते हैं कि शायद ये स्मेल की वजह से ही वहाँ पर लोग पागल हो रहे हैं, और वो तुरंत ही अपना मास्क भी पहन लेते हैं। और उन लोगों को ये पता चल जाता है कि क्यों वो लड़की शुरुआत में ही उनसे उनका मास्क हटाने को बोल रही थी। और हमें दिखता है कि ज़ाक और टेमजी सीधा उस लड़की को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। कि तभी वो लड़की फिर से रूडो के विजन के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। यहाँ पर वो लड़की चीवा को तंग होते हुए दिखाती है और कुछ गार्ड चीवा पर हमला कर रहे होते हैं, और चीवा बार बार रूडो को उसको बचाने के लिए बोल रही होती है। जिससे हमें ये दिखता है कि रूडो बहुत ही तेजी से आकर सीधा टेमजी और ज़ाक पर हमला करता है। और ज़ाक और टेमजी ये समझ जाते हैं कि रूडो भी अब उस लड़की के वश में आ चुका है। पर वहाँ सिर्फ रूडो ही वश में नहीं आया है, हमें कुछ देर में ही ये पता चल जाता है कि सभी क्लीनर गैंग सिवाय ज़ाक और टेमजी के उस लड़की के वश में आ चुके हैं, और वो सब लोग ज़ाक और टेमजी को घेर लेते हैं। तभी टेमजी ये बोलता है, यार मैं नहीं चाहता था अपना इंस्ट्रूमेंट अपने दोस्तों के खिलाफ यूज़ करना, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ज़ाक तुम तैयार रहना, हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो एनिमल लवर्स सीन शुरू होते ही हमें डेलमन और एक लड़की का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की डेलमन से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रही होती है और उसका धन्यवाद कर रही होती है कि उसकी वजह से वो लोग ज़िंदगी में पहली बार अपने सामने फूल या पौधे देखेंगे। और डेलमन भी उसे बहुत ही प्यार से ये समझा रहा होता है कि कैसे वो ये सब चीज़ें सिर्फ उसी के लिए कर रहा है।
पर तभी हमें असल में ये दिखता है कि वो लड़की तो वही अनजान लड़की बन जाती है और हमें ये दिखता है कि उस लड़की ने तो अभी क्लीनर गैंग को अपने वश में कर लिया है, सिवाय ज़ाक और टेम्जी के। और हमें ये दिखता है कि वो उन दोनों से ये बोलती है, देखो देखो मेरे पास कितने सारे दोस्त हो गए हैं, अब तुम्हारी चॉइस है, या तो तुम मेरे दोस्त बन जाओ या तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पर तभी हमें ये दिखता है कि टेम्जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और टेम्जी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेता है और हमें ये दिखता है कि टेम्जी का इंस्ट्रूमेंट तो एक बहुत ही बड़ा स्टाफ बन जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ी रस्सी भी होती है। और हमें ये दिखता है कि टेम्जी उन सब से ये बोलता है, गाइस मुझे ये करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अपने साथियों पर हमला नहीं करना चाहता था, पर इस लड़की ने मुझे और कोई भी रीज़न नहीं दे रखा कि मैं ना करूं। और तभी हमें ये दिखता है कि सभी क्लीनर गैंग साथ में मिलकर टेम्जी और ज़ाक पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी टेम्जी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने लगता है जो कि एक बहुत ही बड़ी रस्सी में बदल जाता है। और हमें ये दिखता है कि उस रस्सी ने तो सभी क्लीनर गैंग वालों को कसकर पकड़ लिया है और वो सब उसके जाल में फंस चुके हैं। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे टेम्जी की रोप उन पर और भी ज़्यादा टाइट होते जा रही है और टेम्जी ये सब चीज़ें देख कर ये बोलता है, गाइस तुम्हें पता नहीं है पर मैं तुम्हें सजेशन देना चाहता हूँ, तुम जितना कम मूव करोगे तुम उतने ही लूज रहोगे, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा मूव करोगे मेरी रोप तुम्हें और टाइट करते रहेगी। पर हमें तो ये दिखता है कि टेम्जी की बात तो कोई सुन भी नहीं रहा होता है, जिससे टेम्जी को एक लास्ट रिजॉर्ट आता है और वो अपने इंस्ट्रूमेंट को वापस बड़ी सी रोप में बदल देता है। जिसके बाद हमें दिखता है कि टेम्जी ने तो पूरी क्लीनर गैंग को पकड़ लिया है और अब वो लोग उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। और हमें ये दिखता है कि टेम्जी ने तो उस लड़की को भी साथ साथ अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर फंसा लिया होता है। और हमें ये दिखता है कि टेम्जी ये सब चीज़ें करने के बाद ये बोलता है, चलो हम लोगों ने कुछ तो कर लिया है, अब तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने जल्दी से इनको नॉर्मल नहीं करा तो मैं गारंटी नहीं कर सकता कि तुम्हारा इसके बाद क्या हाल होगा। पर हमें तो ये दिखता है कि टेम्जी की ये सब बातें सुनने के बाद वो लड़की ये बोलने लगती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बचाओ, मुझे जल्दी बचाओ। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें कहकर वो लड़की बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाने लगती है और ये सब चीज़ें सुनकर हमें ये दिखता है कि बाकी क्लीनर गैंग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने लगती है और वो लोग टेम्जी के जाल को और भी ज़्यादा ज़ोर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये साफ साफ दिख रहा होता है कि वो सब लोग टेम्जी के बनाए हुए जाल से निकलने के लिए खुद को चोट भी पहुँचाने लगते हैं। और हमें दिखता है कि वो लड़की जितना भी चिल्लाती है बाकी सब क्लीनर गैंग वालों को ये सब चीज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी टेम्जी उससे ये बोलता है, देखो मैं तुम्हें अभी भी वार्निंग कर रहा हूँ, तुम मेरा टेस्ट मत लो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पर हमें तो ये दिखता है कि वो लड़की तो टेम्जी की एक बात भी नहीं सुनती और आखिरकार टेम्जी उसे ये बोलता है, चलो अब तुमने अपना मन बना ही लिया है हमें मारने का, तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। जिसके बाद हमें तो ये दिखता है कि टेम्जी तो अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए रूडो और डेलमियर लोगों को सीधा उन फ्लोर्स के नीचे जा फेंकता है, जिससे हमें ये दिखता है कि उन सबको बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट भी आती है। और हमें तो ये दिखता है कि टेम्जी की ये सब हरकतें देखकर ज़ाक खुद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और ज़ाक को समझ नहीं आ रहा होता है कि टेम्जी ने ये सब क्यों करा और वो उससे पूछता भी है कि आखिरकार टेम्जी ने अपने ही साथियों को इतनी गहरी चोटें कैसे दे दी। तभी उनकी बातों के दौरान अचानक से वो लड़की भी बहुत चिल्ला चिल्लाकर हंसने लगती है और ज़ाक और टेम्जी से ये बोलती है, हा 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 हा, मुझे तो पता ही था कि तुम लोग एक अच्छे दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो, तभी तो तुमने अपने दोस्तों को मार डाला। मुझे पता था सब लोग ऐसे ही होते हैं, आमा एकदम सही बोल रही है क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। और हमें दिखता है कि ज़ाक भी उस लड़की की ये सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि तभी अचानक से टेम्जी उसके सामने आकर उसे ये बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैंने उन्हें मार रखा है? अरे तुम्हें याद नहीं है कि हमें रमीयर या रैम नाम की लड़की ने एक सेफ्टी स्पेल बना के भेजा था जो हमको चाहकर भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पेल हमें एक बार किसी भी चोट से बचने का मौका देती है। और तभी हमें ये भी दिखता है कि कैसे इंजन सीधा वापस नॉर्मल होके उस लड़की के पीछे आ जाता है और उस लड़की के जूते चुरा लेता है और उससे ये बोलता है, तुमने बहुत कर लिया है, चलो अब तुम्हें हमारे साथ आना होगा। और हाँ एक और बात, ये जूते मैं लेकर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हेडक्वार्टर दिखता है जहाँ पर हमें ये दिखता है कि समीर और ज़ाक आपस में बात कर रहे होते हैं और ज़ाक समीर से ये पूछता है, हे समीर, मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो,
मुझे पता है तुम्हें सब लोगों की चिंता है, पर मुझे ये बताओ कि तुमने रूडो के अंदर ऐसा क्या देखा कि तुम अभी तक रूडो के बारे में सोच रही हो। और वहीं वापस हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि कैसे इंजन अभी भी उस लड़की से सरेंडर करने को बोल रहा है और वो लड़की उससे वो जूते वापस लेने की कोशिश कर रही है। और हमें ये दिखता है कि इंजन के पास तो उसका एक बूट आ चुका है और वो ये बोल रहा है, देखो मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहती हो, पर मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारा एक बूट है, तो तुम चाहती हो कि अगर तुम्हें तुम्हारा दूसरा बूट भी नहीं गायब करना है तो चुपचाप हमारे साथ चलो। और हमें ये दिखता है कि वो लड़की इंजन से ये बोलती है, मैं कुछ नहीं कर सकती अगर मेरे पास सिर्फ एक बूट हो तो। मेरे पास सिर्फ एक बूट से कोई पावर नहीं आती। और वहीं हमें रूबेन भी दिखता है और वो टोमो से ये बोलता है, आखिरकार इंजन कब से ठीक था? क्या तुम्हें पता था टोमो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? और टोमो से ये बताती है कि कैसे वो तो इंजन को कब से नोटिस कर रही थी कि कैसे इंजन जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि उसे सही मौका चाहिए था उस लड़की से उसके जूते चुराने के लिए। वहीं नीचे हमें ये दिखता है कि कैसे सब क्लीनर्स अपने होश में आने लगते हैं और उनमें से डेलमियर सबसे ये पूछता है कि आखिरकार वो वहाँ कर क्या रहा है, कि तभी अचानक से टेम्जी और जाक भी उनके पास आ जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि कैसे सभी क्लीनर्स को कुछ भी नहीं पता है कि वो लोग वहाँ कर क्या रहे हैं। और वो लोग टेम्जी से ये पूछते हैं कि वहाँ हुआ क्या। इसके बाद टेम्जी उनसे ये बोलता है, देखो गाइस, तुम सब में से किसी की भी गलती नहीं है, हाँ, ये बात याद रखना। सब गलती तो इस लड़की की है जिसने तुम्हारी अच्छी मेमोरीज को तुम्हारे ही खिलाफ यूज करा और खुद को ऐसा दिखाया कि कैसे वो तुम्हारी लव वंस है और उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया तुमसे तुम्हारी मदद लेने के लिए। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें सुनकर सब लोग वहाँ पर निराश होने लगते हैं और जाक सबसे ये बोलता है, देखो मुझे पता है तुम लोग निराश तो बहुत हो, पर ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे पास भी बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें कुछ टाइम बाद ये दिखता है कि कैसे सब लोग अभी नॉर्मल हो चुके हैं और सबने अपना मास्क भी पहन चुका है और आखिरकार इंजन ने उस लड़की को उसके बूट्स वापस कर दिए हैं। और जाक इंजन से पूछता है कि आप वो आगे क्या करेंगे, जिसके बाद इंजन ये बोलता है, देखो मुझे पता है अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और चाहे इसने जो भी करा हो, है तो ये बच्ची ही, और मैं नहीं चाहता कि मैं इससे इसके दिल का इतना करीब कोई भी चीज ले लूं, तो अब ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है। पर हमें तो ये दिखता है कि इन सब बातों के दौरान अचानक से सीन वापस समीर और जाक के पास चले जाता है और समीर जाक को ये बताती है कि कैसे उसने रूडो के अंदर एक अजीब चीज़ देखी। उसने रूडो के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेट देखी है, इतनी हेट जो दुनिया को पूरा तबाह कर सकती है, और उसे ये लगता है कि शायद ये कोई कर्स है। कि तभी हमें अचानक से ये दिखता है कि रूडो तो अपना मास्क सबके सामने खोल देता है और वो चुपचाप से उस लड़की के पास जाने लगता है और हमें ये दिखता है कि शायद वो उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा होता है। कि तभी अचानक से वो उस लड़की पर बहुत ही खतरनाक पंचेस मारने लगता है और वहाँ मौजूद सभी को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार रूडो ये सब क्यों कर रहा है, और वो लोग बाल बाल उस लड़की की जान बचाते हैं रूडो को उसके वहां से हटा के। और तभी रूबिन रूडो से ये बोलता है, रूडो क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ये गलत करा है, तुम एक निहत्थे पर हाथ नहीं उठा सकते रूडो। पर हमें ये दिखता है कि रूडो तो बहुत ही गुस्से में रूबिन से ये बोलता है, नहीं मैंने गलत नहीं करा है, तुम निहत्था किसे बोल रहे हो? तुमने देखा नहीं क्या इसने हमारी कैसी हालत कर रखी थी? ये एक गिवर है, तुम्हें क्या लग रहा है इसने हमें अभी नहीं मारा तो बाद में नहीं मारेगी? तुम गलत सोच रहे हो रूबिन, जस्ट बिकॉज ये लड़की है हम लोग इस पर सॉफ्ट नहीं हो सकते। और हमें ये दिखता है कि रूडो की ये सब बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी क्लीनर गैंग बहुत शांत हो जाते हैं और तभी अचानक से इंजन ये बोलता है, चलो ठीक है रूडो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी सोच है, इस काम कुछ नहीं कर सकते, पर मुझे एक बात बताओ, अब हम इससे इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी हालत में इंफॉर्मेशन देने के लायक है। और हमें ये दिखता है कि रूडो तो इंजन की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, क्योंकि सच में हमें ये दिखता है कि रूडो के हमले से वो लड़की एकदम बेहोश पड़ी होती है। कि तभी इंजन रूडो से ये बोलता है, चलो ठीक है रूडो, कोई ना, तुम डरो मत, चलो हम एक जगह पर अकेले जाकर कुछ बातें करते हैं। तब तक टोमे, क्या तुम प्लीज उस लड़की का ख्याल रखोगी? जिसके बाद हमें दिखता है कि इंजन रूडो को एक शांत जगह लेकर जाता है और हमें ये दिखता है कि आखिरकार इंजन और रूडो थोड़ा दिल की बातें करते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कैसे रूडो के अंदर बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी है और रूडो भी ये चीज़ जानता है, क्योंकि वो ये अभी तक नहीं भूला है कि कैसे उसे स्पेयर में ट्रीट करा जाता था और इस दुनिया में आने के बाद भी रूडो अपनी पावर को अभी तक अच्छे से रियलाइज़ नहीं कर पाया है। और हमें ये दिखता है कि इंजन रूडो की ये सब बातें सुनकर ये बोलता है, देखो रूडो, मुझे पता है कि तुम अभी गुस्से में हो,
पर इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, अगर कोई इंसान गुस्से में रहता है तो वो उसे चाय भी दिला सकता है, पर हमेशा गुस्सा सक्सेस नहीं दिला सकता। तो अगर तुमको तुम्हारे अंदर की ये फीलिंग हटानी है तो मैं तो तुम्हें सिर्फ एक ही सजेस्ट करूंगा कि तुम बस चीज़ें करते रहो। कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें बुरी भी लग सकती हैं, पर हमेशा ये चीज़ याद रखना, चीज़ें करना तुम पर डिपेंड करता है, और वो अच्छी हो ना हो वो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो तुम बस चीज़ें कर सकते हो, और सही या गलत वो खुद बदलेंगी अगर तुम खुद को बदल पाओ तो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो और बस खुश रहो यार। इसके बाद हमें ये दिखता है कि रूडो तो इंजन की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि टोमो ने उस लड़की को थोड़ा पैच कर लिया है और वो लड़की पहले से अच्छा फील कर रही है। जिसके बाद टोमो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है और उसे बहुत प्यार से ये बोलती है कि कैसे वो यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे और वो नहीं चाहते थे कि वो उसके साथ कोई भी लड़ाई या झगड़ा करे, और वो उसे ये भी बताती है कि कैसे वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिससे वो लड़की भी बहुत ही अच्छे से टोमो से बात करने लगती है और उससे ये बोलती है कि कैसे वो उसे उसकी माँ की याद दिलाती है, और वो लड़की ये बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम बिल्कुल मेरे उस एंजल जैसे हो जिसने मुझे ये बूट्स दिए थे, और उसके बाद से तो मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। वो तो मुझे बाई कहकर स्पेयर में चले गया था और अब पता नहीं वो कहाँ है। और हमें ये दिखता है कि उस लड़की की ये सब बातें सुनकर बाकी सब क्लीनर गैंग तो एकदम शॉक में चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने सच में किसी को यहाँ से स्पेयर जाते हुए देखा है। तो एनिमल लवर सीन शुरू होते ही हमें उसी अनजान लड़की का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें आखिरकार उसका नाम पता चल जाता है। उसका नाम आमा या ओमो होता है, और हमें ओमो के पास में ये भी दिखता है कि कैसे वो एक बहुत ही मासूम बच्ची थी और वो बचपन से स्पेयर के नीचे ही रही है बाकी सब जैसे। पर हमें ये दिखता है कि कैसे वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, पर ऐसे ही एक दिन ओमो की माँ ने उसे एक अनजान इंसान के पास सौंप दिया, और हमें देखने में तो ये लग रहा है कि वो अनजान इंसान ओमो का फ़ायदा उठाना चाहता है। पर मासूम ओमो को तो ये पता ही नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ तो उसे ये कहती है, देखो ओमो, ये इंसान तुम्हें बहुत प्यार करेगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तो जाओ उसके पास जाओ। जिससे हमें ये दिखता है कि कैसे ओमो बहुत ही खुश होकर उस इंसान के पास जाती है, और वहीं हमें आखिरकार ये भी पता चल जाता है कि कैसे ओमो की माँ ने तो उसे उस इंसान को बेच दिया है, पर ओमो को तो इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। अभी हमें ये दिखता है कि ऐसे ही ओमो बचपन में उस इंसान के साथ उसके घर यानी कि टावर पे आई थी। तभी ऐसे ही करते कुछ समय बीत जाता है और हमें ये दिखता है कि ओमो उस इंसान के घर में बहुत सारी चीज़ें पाती है, जो कि बहुत सारे खिलौने, कपड़े और बच्चों के खेलने के सामान होते हैं। और हमें ये दिखता है कि ओमो उस इंसान से पूछती है कि आखिरकार वो ये सब सामान कैसे लाया है, कि तभी वो इंसान उसे ये बोलता है, हाँ, मेरे पास ये सब सामान है, पर पता नहीं क्यों मुझसे सब नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रैफिकर हूँ। ये तो गलत बात है, मैंने कभी भी किसी का गलत नहीं सोचा था, पर अब देखो मुझे तुम्हारे अलावा कोई प्यार नहीं करता ओमो। और हमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन दिखता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि वो इंसान ओमो का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाता है और उसके साथ एक बहुत ही गलत हरकत करता है। पर जैसा हमें पता है कि ओमो तो बहुत मासूम है, तो उसे ये लग रहा होता है कि शायद उसे सच्चा प्यार हो गया है और वो उस इंसान को अपना पहला प्यार समझने लगती है। पर इन सब चीज़ों के दौरान हमें एक और चीज़ दिखती है। हमें ये दिखता है कि ओमो के पास जो अभी बूट्स हैं वो दरअसल उसके थे ही नहीं, वो तो उसी इंसान के थे जो उसे इस घर में लेकर आया था और जिसने ओमो के साथ बहुत ही गलत करा। पर तभी एक दिन हमें ये दिखता है कि उस इंसान की ऐसी हरकतों के बाद अचानक से एक दिन उनके घर पर दो लोग आ जाते हैं जिन्होंने एक बहुत ही खतरनाक मास्क पहना होता है। पर हमें ये भी दिखता है कि कैसे उन दोनों में से एक वही इंसान होता है जिसे स्टार्टिंग में रूडो ने रेक्टो की लाश के पास देखा था। तभी हमें ये दिखता है कि वो ट्रैफिकर तो एक गिवर निकलता है और वो ट्रैफिकर भी अपने बूट से सिनेमा यूज कर उन दोनों मास्क वाले इंसानों को डराने लगता है कि तभी उन दोनों में से एक इंसान बहुत तेजी से आकर सीधा उस ट्रैफिकर पर हमला करता है और हमें ये दिखता है कि उस इंसान के एक ही हमले से वो ट्रैफिकर सीधा बेहोश हो जाता है और तभी वो दूसरा मास्क वाला इंसान सीधा ओमो के पास आता है और उस ट्रैफिकर से बूट निकालकर ओमो के पास रखता है और उसे ये बोलता है, सुनो, तुम्हें पता है ये बूट्स उससे ज्यादा तुम पर अच्छे लगेंगे और तुम इनका अच्छा ख्याल रखोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
और हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें कहकर वो सीधा ओमो को बूट्स दे देता है और ओमो उससे पूछती है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है और वो है कौन। पर हमें ये दिखता है कि उन दोनों में से कोई भी इंसान अपने बारे में ओमो को कुछ भी नहीं बताता और हमें ये दिखता है कि वो लोग जाने से पहले ओमो को ये बताते हैं कि कैसे उसे अपना सच्चा प्यार उस इंसान में नहीं उस बूट्स में दिख सकता है। इसके बाद हमें दिखता है कि वही मांस वाला इंसान दूसरे इंसान को पकड़कर अपने अंदर दो बहुत बड़े बड़े पंख ला लेता है और वो सीधा उस टावर से उड़ने लगता है, जिससे हमें ओमो की शक्ल पर एक बहुत ही प्यारी सी उम्मीद दिखाई देती है और वो उस इंसान को उसका एंजल बोलने लगती है कि तभी अचानक से ओमो के पीछे वही ट्रैफिकर आ जाता है। पर हमें तो ये दिखता है कि मासूम ओमो उस ट्रैफिकर से बहुत प्यार से ये बोलती है, तुमने देखा वो लोग एंजल थे, वो कितने प्यारे एंजल थे, उनके पंख कितने गोल्डन थे, वो हमारे सामने कैसे उड़ के गए। पर हमें तो ये दिखता है कि वो ट्रैफिकर तो ओमो की एक भी बात नहीं सुनता और वो ओमो को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे ओमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इंसान ये सब क्यों कर रहा है। तभी ओमो अपने आप से ये सोचने लगती है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंजल ने कहा था कि ये बूट्स मेरे पे ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो अब ये बूट्स मेरे हैं। इसके बाद हमें ये दिखता है कि ये दिन तो वही दिन था जिस दिन ओमो ने पहली बार अपने गिवर की ताकत पाई थी। तभी हमें ये दिखता है कि वो ट्रैफिकर भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है, पर उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो बूट्स ओमो की बात क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि एक इंस्ट्रूमेंट खाली उसके ओनर की बात सुन सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसकी और ओमो दोनों की बातें सुन रहा है। पर तभी हमें दिखता है कि वो ट्रैफिकर ओमो से वो बूट्स छीनने की कोशिश करता है, पर ओमो भी उन बूट्स को अपने से दूर नहीं जाने देती और हमें ये दिखता है कि कैसे मासूम ओमो ने पहली बार अपनी मासूमियत खोई थी और वो ये जान चुकी थी कि वो ट्रैफिकर सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहा है और वो बहुत ही गुस्से में उससे ये बोलती है, तुम मेरे से मेरे बूट्स नहीं लेके जा सकते, मुझे ये बूट्स एंजल ने दिए हैं। तुमने तो मेरे साथ प्यार का नाटक करा था, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें बोलते हुए ओमो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है और वो उस इंसान पर हमला करने लगती है और ऐसे ही उनके छीना झपट के दौरान गलती से ओमो उस ट्रैफिकर को एक बहुत ही जोरदार धक्का दे देती है, जिससे वो सीधा टावर के नीचे जा गिरता है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। और हमें ये दिखता है कि ओमो तो उस इंसान की मौत से बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है और वो खुद से ये बोल रही होती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों लेके आए, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों करा। शायद मैं ही गलत थी, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम ही मेरा पहला प्यार थे मिस्टर। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि ओमो वापस नॉर्मल होने लगती है, पर कुछ ना कुछ तो ओमो के अंदर बदल जाता है और शायद अब वो अपनी मासूमियत खो चुकी है। पर तभी हमें ओमो से ये भी पता चलता है कि कैसे उसने उस एंजल को कुछ टाइम बाद वापस देखा था, पर इस टाइम वो एंजल अकेला आया था और वो भी आसमान से। तभी प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखता है कि ओमो उन दोनों इंसान की ड्राइंग बना रही होती है ज़मीन में और बाकी सब क्लीनर गैंग यही सोच रही होती है कि कैसे शायद ओमो का एंजल और कोई नहीं एक स्पेयर ही होगा और शायद उसके पास कुछ ना कुछ तो शक्तियाँ होंगी जिससे वो स्पेयर और इस दुनिया में आना जाना कर रहा होगा और लोगों को पहुँचाने का काम कर रहा होगा। पर हमें ये दिखता है कि कैसे सभी लोगों को ओमो की बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता, क्योंकि सबको ये लग रहा होता है कि कैसे ओमो के साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, तो क्या पता ओमो को उस चीज़ का ट्रॉमा भी हो सकता है और वो ये सब चीज़ें इमेजिन भी कर सकती है। पर तभी हमें ये दिखता है कि इंजन ओमो से ये पूछता है कि आखिरकार उसने वो एंजल कब देखा था, जिसे पूछने के बाद ओमो ये बताती है कि उसे देखे हुए कम से कम 1 महीना हो चुका है और इंजन भी ये सब चीज़ें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो सबको ये बताता है कि कैसे रूडो भी 1 महीने पहले ही स्पेयर से सीधा इस दुनिया पर आया था और अभी तक उसे ये नहीं पता कि वो वहाँ से जिंदा कैसे आया। पर तभी हमें ये दिखता है कि रूडो ओमो की ड्राइंग देखने जा रहा होता है, पर उसकी ड्राइंग देखते ही रूडो एकदम चौंक जाता है और वो खुद से ये बोलता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, तो तुम स्पेयर से सीधा यहाँ आए थे छुपने के लिए और तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी भी था। चलो, तुमने मेरा काम और आसान कर दिया, अब मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें बोलने के बाद रूडो एक बहुत ही ईवल स्माइल करता है कि तभी अचानक से ओमो रूडो से ये बोलती है, तुम्हें पता है हम दोनों की स्माइल एक जैसी है, हम दोनों शायद एक ही जैसे हैं। तुम्हारे ग्लव्स ने तुम्हारे अंदर के अकेलेपन को भरा है और मेरे बूट्स ने मेरे अंदर के अकेलेपन को। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ खोया है, पर क्या पता हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। पर मैं जानती हूँ तुम मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहोगे,
तुम चाहोगे भी क्यों? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत करा है, पर मैं अकेला नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे भी दोस्त हों और मेरी भी कोई प्यार करे। मुझे अब रियलाइज़ हो चुका है कि वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता था, उसने बस मेरा फ़ायदा उठाया है। पर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सच्चा प्यार करे। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से मिलूँ, पर जो भी यहाँ आता है वो अपने मतलब के लिए आता है या मेरा फ़ायदा उठाने के लिए आता है। और हमें दिखता है कि रोती हुई ओमो को देखकर आखिरकार रूडो अपना दोस्ती का हाथ उसके लिए बढ़ाता है और वो उसे बहुत प्यार से ये समझाता है कि कैसे वो सब लोग उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं और वो उसको इस अकेलेपन से दूर लेकर जा सकते हैं। और हमें दिखता है कि ओमो भी रूडो की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि क्लीनर गैंग सब लोग मिलकर ओमो के घर से जा रहे होते हैं। पर हमें ये दिखता है कि ओमो उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे अभी कुछ और चीज़ें करनी है जिसके बाद ही वो वहाँ से फ्री हो पाएगी। पर हमें ये दिखता है कि ओमो बहुत ही प्यार से रूडो को उससे मिलते रहने के लिए बोलती है और हमें ये भी दिखता है कि कैसे ओमो ने भी क्लीनर गैंग का चोकर ले लिया है जिससे वो लोग आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमें ये दिखता है कि आखिरकार क्लीनर गैंग ओमो को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाती है और कुछ देर बाद हमें दिखता है कि ओमो अपने घर के अंदर जाती है जहाँ पर वो मनी मन यही सोच रही होती है कि कैसे रूडो ने उससे मिलने की बात करी है और वो ये सब चीज़ें सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि तभी वो अपने पीछे किसी और इंसान को देखती है और हमें तभी ओमो के घर के बाहर से उसकी चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। कि तभी कुछ देर बाद हमें जयबर दिखता है जो कि ओमो के घर से ही निकल रहा होता है और हमें उससे ये पता चल रहा होता है कि आखिरकार वो वहाँ जो करने आया था वो कर चुका है। जिसके बाद हमें दिखता है कि जयबर को उसका बॉस देख रहा होता है। तो एनिमल लवर सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि कैसे क्लीनर गैंग सब लोग मिलकर अपने हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी रूडो को रियो की थोड़ा चोटें दिखती हैं और वो ये देख रहा होता है कि रियो की चोटों से उसे दर्द हो रहा है। पर रूडो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि रेमलिन का स्पेल तो उसके सब चोटों को मिटाने के लिए बना गया था। पर तुरंत ही हमें इंजन से ये भी पता चल जाता है कि कैसे रेमलिन का स्पेल बहुत बड़ी बड़ी चोटों को मिटाने के लिए बना गया था जैसे कोई जानलेवा चोटें, पर उसकी स्पेल छोटी मोटी चोटों को नहीं मिटा सकती। जिसके बाद हमें दिखता है कि इंजन सभी क्लीनर गैंग को एक शहर पर लेकर जाता है पर तभी रूडो उस शहर को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि कैसे उसने ये शहर पहले भी देख रखा है। पर तभी इंजन सभी क्लीनर गैंग को एक घर के अंदर लेकर जाता है और हमें रूडो की शक्ल पर साफ साफ डर दिखाई देता है क्योंकि रूडो को ये पता है कि ये तो वही डॉक्टर है जिसने उसका स्टार्टिंग में इलाज करा था। और हमें तुरंत ही ये भी दिख जाता है कि कैसे ये डॉक्टर सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और वो सब पर चिल्ला रहा होता है। तभी हमें इंजन से ये पता चल जाता है कि दरअसल ये डॉक्टर तो एक लड़की है और उसका नाम एलिस है। और हमें ये दिखता है कि रूडो तो ये सब सुनकर बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि उसे रत्ती भर भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो डॉक्टर एक लड़की है। कि तभी वो डॉक्टर उन सबसे ये बोलती है, तो आखिरकार तुम लोग आ ही गए। हाँ, तुमने अपने आप की क्या हालत बना दी है। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखो इंजन। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और हमें इंजन से एलिस के बारे में कुछ और चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे एलिस वहाँ पर मौजूद सबसे समझदार डॉक्टर है और वही ऐसी पहली साइंटिस्ट थी जिसने बॉडी पॉल्यूशन की बीमारी को ख़त्म करा था। पर जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी पॉल्यूशन वहाँ पर मौजूद सबसे तगड़ी बीमारी होती है तो उसे ठीक करने के चक्कर में उसे भी बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ा और उसे बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो गए और तभी से उसका मूड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगा। पर तभी एलिस सब लोगों से ये बोलती है, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स भी यहाँ आ रखे हैं और तुम हो कि तब से अलग अलग बातें कर रहे हो? और हमें ये दिखता है कि रूडो तो ये सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और रूडो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर एशिया और ऑगस्ट भी आ जाते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि कैसे एशिया और ऑगस्ट एलिस के ग्रैंड चाइल्ड्स हैं। और तभी हमें थोड़े फनी सीन्स भी दिखते हैं जिसमें ऑगस्ट और एलिस आपस में बात करते हुए लड़ रहे होते हैं। इससे रूडो को उन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी दिखती हैं। अभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि एशिया और एलिस ने सब लोगों का इलाज कर दिया है और अब सब क्लीनर गैंग पहले से बेटर हो गए हैं। और ये सब चीज़ें करने के बाद एशिया ऑगस्ट को अपने साथ वापस हेडक्वार्टर चलने को बोलती है और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि एशिया और ऑगस्ट बाकी सब क्लीनर गैंग को अलविदा कहने के लिए निकलते हैं और ऑगस्ट अपनी बाइक में एशिया को अपने साथ हेडक्वार्टर लेकर जा रहा होता है। कि तभी वो सबको ये बताता है कि कैसे वहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स आने वाले हैं जिसका मतलब ये है कि वहाँ का मौसम बहुत ख़राब होने वाला है तो उन्हें जल्दी से जल्दी वापस हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ेगा। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ऑगस्ट किन क्लाउड्स की बातें कर रहा है और रूडो जब ऊपर देखता है तो उसे तो बाकी सब चीज़ें नॉर्मल ही लगती हैं। कि तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि इंजन ने सभी क्लीनर गैंग को एक चट्टान के नीचे ला दिया है
और वो अपनी गाड़ी में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि तभी अचानक से उनके ऊपर बहुत ही सारा कूड़ा गिरने लगता है, जिसे देखकर रूडो भी एकदम चौंक जाता है। और तभी इंजन रूडो से ये बोलता है, डरो मत रूडो, इन सब चीजों की आदत डाल लो। अभी स्पेयर वाले अपना कूड़ा नीचे फेंक रहे हैं और इनके पैटर्न्स भी ऐसे ही चलते हैं। तभी हमने इस जगह पर बहुत सारे सेफ पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पर हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। और रूडो को ये सब चीज़ें रियलाइज़ होने लगती है कि कैसे स्पेयर ने इन लोगों के लिए कितनी मुसीबत बना के रखी हुई है, जिससे वो थोड़ा उदास होने लगता है। तभी हमें ये दिखता है कि अचानक से इंजन को उसके चोकर में समीर का कॉल आने लगता है और समीर से बात कर कर उसे ये पता चलता है कि कैसे उनके हेडक्वार्टर्स के बाहर कुछ लोग हथियार लेकर खड़े हैं और वो ये चाहती है कि वो लोग पीछे के रास्ते जाकर उन लोगों को देखें। और हमें दिखता है कि ऐसे ही कुछ देर बाद इंजन अपना रास्ता बदल देता है और वो सब लोग एक टूटी फूटी जगह से जाने लगते हैं, जिससे रूडो इंजन से पूछता है कि आखिरकार वो लोग जा कहाँ रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखता है कि अचानक इंजन उस टूटे फूटे रास्ते में एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है और वो सीधा उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और इंजन रूडो से ये बोलता है, ये है हमारा शॉर्टकट। यार मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग अभी यहाँ पहुंच जाएंगे। मुझे लगा तो था कि ये लोग कभी ना कभी तुमको ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे ही, पर चलो कोई ना, अब इनको सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। और रूडो के पूछने के बाद इंजन उसे ये बताता है कि कैसे जो लोग अभी उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला करने आए हैं उन लोगों को बराकर्स बोला जाता है और वो लोग इंजन या क्लीनर गैंग के पीछे पड़े हैं क्योंकि उन लोगों को रूडो की खबर हो गई है और वो रूडो को हथियाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि बराकर्स ने सीधा हेडक्वार्टर्स पर हमला बोल दिया है और वो लोग अपने बड़े बड़े हथियारों से हेडक्वार्टर्स पर हमला कर रहे हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर सैमियर उन सब लोगों से बात करने लगती है और उन सबसे ये बोलती है, अरे यार, तुम लोग कितने गधे हो। तुमको क्या लगा तुम लोग हमारे हेडक्वार्टर्स में आके ऐसे ही चले जाओगे? चलो अच्छी बात है, अब तुम लोग हमारे पास आ ही गए हो तो हमें तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें दिखता है कि वो बराकर्स सैमियर से सीधा रूडो को उनके हवाले करने को बोलते हैं और वो लोग वहाँ से वापस चले जाएंगे। पर हमें तो ये दिखता है कि सैमियर उनकी एक भी बात नहीं सुनती और अपना खुद वो बाहर आ जाती है। और हमें दिखता है कि सैमियर तो बराकर्स को सीधा चैलेंज कर देती है, जिसके बाद बराकर्स उस पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। पर तभी हमें सैमियर की पावर भी दिखती है कि कैसे वो अपने ग्लासेस के जरिए बड़ी ही आसानी से उस रॉकेट को वापस उन्हीं बराकर्स के पास फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बम धमाका होता है। जिसके बाद हमें दिखता है कि समीर तो उन सभी बराकर्स को बड़े ही आराम से बहुत ही गंदे तरीके से मार रही होती है और वो आखिरकार सबको मार गिराती है। और हमें दिखता है कि आखिरी में वो उन बराकर्स में से एक इंसान को पकड़कर उनसे ये पूछती है कि आखिरकार उन्हें ये किसने बताया कि उन लोगों के पास एक स्पेराइड है। पर हमें तो ये दिखता है कि उस बराकर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। पर हमें ये भी पता चल जाता है कि कैसे समीर को शायद ही पहले से पता है कि उनको ये किसने बताया। तभी वहाँ रूडो और इंजन भी पहुंच जाते हैं और इंजन ये बोलता है, ओह समीर, मुझे भी पता है कि इन लोगों को किसने बताया होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर और लोग आने वाले हैं। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिख रहा होता है कि सभी क्लीनर गैंग मिलकर एक होटल पर खाना खा रही होती हैं कि तभी रूडो सबसे ये बोलता है, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? अभी अभी हमारे बेस पर हमला हुआ था और तुम लोगों के यहाँ पे खाना ठूस रहे हो। अभी तो हमको पता भी नहीं है कि वो लोग कब आने वाले हैं। पर तभी हमें दिखता है कि रूबिन रूडो से ये बोलता है, हे रूडो, डरो मत। तुम्हें पता है हम लोग पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है खाना क्यों होता है? हमारी एनर्जी के लिए तो होता है। तो अगर हम भूखे रहेंगे तो कैसे लड़ेंगे? और वैसे भी ये हमारे लिए नई बात नहीं है यार, ऐसा तो होते रहता है। इसके बाद हमें इंजन से ये सच पता चलता है कि कैसे क्लीनर गैंग पर बहुत सारे लोग हमला करते हैं और वो लोग ऐसे ही उन लोगों को बार बार मार के भगा रहे हैं और कैसे समीर के प्लान से बचना कोई आम बात नहीं है और समीर तो ये सब चीज़ें बहुत पहले ही सोच के रखती है, तभी तो वो लोग इतने टाइम से अपने हेडक्वार्टर्स में सेफ हैं। पर तभी रूडो इंजन से ये पूछता है कि आखिरकार अगर समीर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो एक रिसेप्शनिस्ट में क्या कर रही है। और इंजन उससे ये बोलता है, रूडो बेटे, कभी भी समीर को कमजोर मत समझना। भले ही वो रिसेप्शनिस्ट है और उसका इंस्ट्रूमेंट जो उसका चश्मा है वो ट्रेस भी इसके काम ना आए, पर वो ऐसे प्लानिंग और इनसाइट्स में बहुत ज्यादा तेज है और ऊपर से उसे अपना ऑफिस बहुत ज्यादा पसंद है। पर रूडो तो ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि सभी गिवर ट्रेस बीस को हरा सकते हैं, तो उसे ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि समीर एक गिवर होकर भी ट्रेस बीस को नहीं हरा सकती। कि तभी रियो रूडो से ये बोलती है, हाँ रूडो, यही सही बात है। तुम्हें पता है अगर एक गिवर का इंस्ट्रूमेंट उससे जितना ज़्यादा पास होता है वो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए उतना ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब तुम्हें तो ये पता ही है कि जैसे हम लोग हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट हथियार है,
क्यों है? क्योंकि हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं या ट्रेस बीच को हरा रहे हैं। सेम अगर तुम देखोगे सेमियर को, उसका इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है, पर वो हथियार नहीं है क्योंकि वो उसको किसी हमले में यूज़ नहीं कर सकती। तो वो डिफेंडर कहलाएगी और हम लोग अटैकर। से रूडो भी ये सब चीजें सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो ये समझ जाता है कि जैसा रिलेशनशिप किसी का किसी के इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी भी बदलेगी, या तो वो अटैकर बनेगा या डिफेंडर। तभी हमें ये दिखता है कि अचानक से उन सब लोगों की बातों के दौरान वहां पर कुछ और क्लीनर गैंग के मेंबर आ जाते हैं, जिनमें से वही बच्चा भी होता है जिसे रूडो पहले भी मिल चुका है, और उनमें एक अजीब सी लड़की भी होती है जो रूडो से बात करने के लिए आ रही होती है। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो तो उसे पहचानता ही नहीं है, जिससे वो लड़की बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और वो ये सब चीजें सुनकर थोड़ा सैड होने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो रूडो से ये बोलता है, अरे रूडो, इसकी बात का बुरा मत मानना, शायद हमने तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं कराया था। ये जो बच्ची तुम्हारे सामने है उसका नाम कीदा सैंता है और इस बच्चे से तुम पहले मिल चुके हो, जिसका नाम डियर सैंता है, और मैं हमारी चिल्ड्रन टीम का लीडर हूँ। मेरा नाम ब्रो सैंता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रूडो। अभी वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी चाइल्ड टीम में बहुत सारे लोग हैं, पर अभी यहाँ पर कोई आया नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी उन सबसे मिलाऊंगा। और तभी हमें ये दिखता है कि कीडा तो सीधा रूडो के पास चले जाती है और रूडो से स्पेयर के बारे में बहुत सारी चीजें पूछने लगती है, और हमें ये दिखता है कि ब्रो कीडा को ये सब चीजें करने से रोकता है और इंजन सबसे ये बोलता है, कीदा, ब्रो सही कह रहा है। तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा गलत चाहते हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल जो लोग हमारी बेस पर हमला कर रहे थे उनको ऐसे ही बाहर में किसी अनजान इंसान ने एक पर्ची थमाई थी जिसमें रूडो के बारे में लिखा हुआ था। तो मुझे ये 100% शक हो रहा है कि कोई हमारी डिफेंस से जानना चाहता था। कोई भी इंसान ऐसे ही किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताएगा। वो ये जानना चाहता है कि हम लोगों ने अपने हेडक्वार्टर्स पर कैसे डिफेंसेस लगा रखे हैं। और उनकी बातों के दौरान हमें दिखता है कि रूडो तो कीडा की बातों से परेशान होकर बाकी सब क्लीनर गैंग से अलग जाकर बैठ जाता है। तभी हमें दिखता है कि रूडो के बगल में एक और अनजान इंसान आकर बैठ जाता है और रूडो से ये बोलता है, हे, तुम काफी सैड लग रहे हो। क्या तुम्हारे पीछे भी कोई पड़ा हुआ है? हमें दिखता है कि रूडो उस इंसान को बाकी सब चीजें नहीं बताता, पर वो उसे ये बता देता है कि कैसे कुछ रेडर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, और वो इंसान उससे ये बोलता है, अरे अरे, रेडर्स, वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं यार। तुम्हें पता है मैं और मेरी पार्टनर भी उन सब से ही बच रहे हैं, पर तुम्हें अच्छे से रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखता है कि वो इंसान तो अचानक से रूडो के सामने ओमो के वो बूट्स निकाल देता है और वो ये बोलता है कि कैसे शायद रेडर्स ऐसी ही चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो तो ओमो के बूट्स देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अचानक से हमें दिखता है कि उस इंसान की पार्टनर अपना नकाब उठा देती है और हमें दिखता है कि वो तो वही लड़की है जो उस दिन जयबर के साथ आई थी। और तभी अचानक से वो इंसान भी अपना नकाब उठा देता है और वो सीधा रूडो का गला पकड़ लेता है और उसे ये बोलता है, तुम्हारे लिए एक और इन्फॉर्मेशन है रूडो, तुम्हारे गले पर जिसने हाथ रखा हुआ है वही रेडर का नया बॉस है। और तभी हमें ये दिखता है कि रूडो उसके हाथ को जल्दी हटाकर बाकी सब क्लीनर गैंग भी ये सब चीजें देख लेती हैं और वो सीधा उस इंसान पर हमला करने के लिए आ रही होती हैं कि तभी रूडो उस इंसान पर एक पंच मार देता है और अचानक से हमें ये दिखता है कि उस इंसान के पीछे वही लड़की वापस अपना पोर्टल खोल देती है। से रूडो और रेडर्स का बॉस साथ में उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं कि तभी हमें ये दिखता है कि एंड मोमेंट पर आकर इंजन रूडो के पाँव को पकड़ लेता है और बाकी सब लोग इंजन को पकड़कर सीधा उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और वो लड़की उस पोर्टल के साथ वहां से गायब हो जाती है और हमें दिखता है कि रूबिन और बाकी सपोर्टर्स उस पोर्टल के अंदर नहीं घुस पाए हैं। वहीं हमें कुछ देर बाद ये दिखता है कि इंजन और बाकी क्लीनर गैंग अपनी आंखें उस पोर्टल के अंदर खोलते हैं जहां पर वो लोग एक बहुत ही अजीब जगह होते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहाँ हैं और वो लोग ये सब सोच रहे होते हैं कि अचानक से वहां पर बाकी रेडर्स भी आ जाते हैं और हमें दिखता है कि रेडर्स और क्लीनर गैंग के बीच में शायद एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने वाली है। सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि रेडर्स गैंग और क्लीनर गैंग आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और हमें ये देख के साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। तभी हमें ये दिखता है कि रूडो बहुत ही गुस्से में उन लोगों से ओमो के बारे में पूछ रहा होता है, पर हमें तो ये दिखता है कि रेडर्स गैंग में से कोई भी रूडो के इस सवाल का जवाब नहीं देता। पर तभी इंजन रेडर से ये बोलने लगता है, अच्छा, तो आखिरकार हम मिल ही गए। मुझे पता तो था कि तुम लोग कभी भी हम पर हमला कर सकते हो, पर यह जानकर अच्छा लगा कि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़ा। तो अब मुझे ये बता दो कि तुम लोग रूडो से क्या चाहते हो। और हमें ये दिखता है कि रेडर गैंग का बॉस ये सब चीजें सुनकर इंजन लोगों से ये बोलता है, रूडो, तुमने देखा, मुझे पता था कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो और मैं इसी टाइम का वेट कर रहा था कि मैं कब तुम्हें इन लोगों से अलग कर पाऊं। पर चलो कोई ना, मेरा वाला प्लान तो सक्सेस नहीं हुआ, पर मेरा ये वाला प्लान जरूर सक्सेस होगा।
और तभी हमें ये दिखता है कि अचानक से पूरी क्लीनर गैंग के ऊपर बहुत सारा कूड़े का ढेर आने लगता है और हमें ये दिखता है कि उस कूड़े की ढेर की वजह से सभी क्लीनर गैंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हमें ये दिखता है कि कैसे रेडर गैंग के बॉस ने रूडो को सबके साथ जाने से पहले ही पकड़ लिया था और ये सब चीज़ें देख कर रूडो तो बहुत शॉक होता है और तभी हमें ये दिखता है कि अचानक से वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल आ जाते हैं और हमें रेडर गैंग के बॉस से ये पता चलता है कि कैसे वो रूडो से अकेला ही लड़ना चाहता है और ये सब कहकर हमें ये दिखता है कि बाकी सब रेडर गैंग वाले उन पोर्टलों के अंदर चले जाते हैं और हमें दिखता है कि आखिरी में खाली रूडो और रेडर गैंग का बॉस ही उस जगह बचते हैं। तभी वो बॉस रूडो से ये कहता है, ओमो तुम किस ओमो की बात कर रहे हो? क्या तुम उसी के लिए इतना गुस्से में हो? पर पहले मैं तुम्हें अपना नाम बता दूं। मेरा नाम जोरो है और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ स्पेयर को तबाह करना चाहते हो? और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि कैसे सभी क्लीनर गैंग आपस में बिखर गए हैं और उनकी आंखें अलग अलग जगह खुली हैं कि तभी हमें वापस रूडो और जोरो की बातें दिखाई जाती हैं जहाँ पर हमें ये दिखता है कि कैसे रूडो जोरो की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में होता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि रूडो को एक बहुत ही खतरनाक विजन आने लगता है जहाँ पर वो पूरे स्पेयर को उस ज़मीन पर गिरते हुए देखता है और वो ये समझ नहीं पा रहा होता कि उसे क्या हो रहा है कि तभी जोरो रूडो से ये बोलता है, दैट्स इट रूडो, तुम्हें जो विजन आ रहे हैं वही सच्चाई होने वाली है। मुझे तुम गलत मत समझना रूडो, मुझे पता है कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं पूरा इंसान हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक टारगेट है उनका जिनका हमें शिकार करना है और अगर तुम चाहते हो कि तुम शिकारी से पहले शिकार कर लो तो मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम हमारा साथ दो। पर तभी हमें दिखता है कि रूडो तो बहुत ही गुस्से में जोरो से बातें करने लगता है पर जोरो उसे तुरंत ही चुप करा देता है और जोरो उसे ये समझाता है कि कैसे अगर वो कुछ भी सवाल का जवाब चाहता है तो उसे भी जोरो के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पर हमें तो ये दिखता है कि रूडो तो जोरो की ऐसी बातें सुनकर ये बोलने लगता है, अरे ये इंसान है कौन? मुझे तो इसकी बातों से ही बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है और इसकी फीलिंग तो मुझे एकदम ओमो जैसी आ रही है। जब हम पहली बार ओमो से मिले थे हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम उससे बात तक नहीं कर पाएंगे, पर ये इंसान तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बात करना ही नहीं चाहता है, ये तो सिर्फ मुझसे एक आंसर चाहता है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास अपने ट्रैश भी नहीं है, वो तो मैंने ओमो की फाइट में ही खत्म कर दिया था, पर कोई ना, मेरे पास अभी हल्का ट्रैश है, अगर नौबत इस पर आई तो मैं वो यूज कर सकता हूँ। कि तभी हमें ये दिखता है कि जोरो रोडो से और भी ज्यादा बातें करने लगता है और वो रोडो से पूछता है कि आखिरकार वो ओमो और क्लीनर्स की चिंता कर क्यों रहा है और उसका मोटिव क्या था क्लीनर गैंग को ज्वाइन करने का। और रूडो उसे ये बताता है कि कैसे उसे स्पेयर में जाना था तभी उसने क्लीनर गैंग को ज्वाइन करा। और तभी ये सब सुनकर जोरो ये बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि क्लीनर गैंग तुम्हें स्पेयर में लेकर जाएगी? तुम्हें ये पता तो है ही कि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि स्पेयर में जाने का रास्ता कहाँ है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं? क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा? मुझे शायद पता है कि तुम्हें अंदर ही अंदर ये पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शायद तुम्हें भी ये चीज पता है कि क्लीनर गैंग कभी भी किसी भी इंसान के भले के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं ताकि उनका फायदा हो। तो मुझे ये बात बताओ, क्या तुम्हें ये सब सच लग रहा है? जिसके बाद हमें दिखता है कि रोडो तो जोरो की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जगह पर रियो दिखाई देती है जो अपने आप को किसी अलग ही जगह पाती है और वो ये चीज देखती है कि बाकी सब क्लीनर गैंग उसके साथ नहीं है कि तभी अचानक से उसके पीछे एक रेडर आ जाती है और हमें दिखता है कि वो रेडर तो एक लड़की होती है। तभी हमारा सीन बाकी सब क्लीनर गैंग की तरफ चले जाता है और हमें दिखता है कि कैसे हर एक क्लीनर गैंग के पास एक रेडर का मेंबर आ चुका है और शायद वो लोग अब एक एक कर लड़ाई करने वाले हैं। और ऐसे ही करते हुए हमें जाक भी दिखता है जिसके सामने जैबर आ चुका होता है और हमें जाक और जैबर की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे उन दोनों की पिछली लड़ाई आधी रह चुकी थी और अब जाक जैबर अपना हिसाब बराबर करेंगे। और ऐसा ही होता है। हमें जल्दी ये दिखता है कि जाक और जैबर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें दिखता है कि कैसे जाक मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि इस बार जैबर एक ही मकसद से आ रखा है, या तो वो मरेगा या वो मारेगा। और ऐसे ही करते हुए जाक भी अपनी पूरी जान लगाकर जैबर से लड़ने लगता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से बाकी क्लीनर गैंग दिखते हैं जो अभी भी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार वो लोग हैं कहाँ। कि तभी हमें रियो भी दिख जाती है, पर हमें रियो के बारे में एक बात पता चलती है। रियो के सामने जब एक कॉकरोच आता है रियो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे वो रेडर भी देख लेती है और वो रेडर को ये बताती है कि कैसे वो भले ही एक गिवर है पर उसे कॉकरोचेस या वहाँ के बग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे उन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है।
और हमें दिखता है कि वो रीडर तो रियो की ये सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार रियो एक गिवर होने के बावजूद भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से कैसे डर रही है। पर हमें ये दिखता है कि तभी वो रीडर रियो से ये बोलती है, चलो बहुत कुछ हो गया है, अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती, अब मुझे तुमसे फाइट करनी ही होगी। और वो ऐसा कहकर अपनी कंघी निकाल लेती है और हमें दिखता है कि शायद उस लड़की की कंघी ही उसका इंस्ट्रूमेंट है और आखिरकार हमें उसका नाम पता चल जाता है। उसका नाम नियोर होता है और हमें नियोर से ये पता चलता है कि कैसे अगर क्लीनर गैंग को रूडो के पास जाना है तो उन्हें एक एक करके सभी रेडर्स को हराना होगा, तभी वो लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। और हमें दिखता है कि रियो नियोर की ये सब बातें सुनकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और तुरंत ही नियोर पर हमला कर देती है। और हमें दिखता है कि नियोर तो रियो के हमले से बाल बाल बचती है और वो ये बोलती है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, एक बार स्लैश करो और एक बार मार दो। तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट तो काफ़ी अच्छा है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ अपना गार्ड बिल्कुल भी लूज नहीं कर सकती। और हमें दिखता है कि रियो नियोर की ये सब बातें सुनकर थोड़ा स्माइल करती है और तभी वो बिना रुके सीधा नियोर पर हमला कर देती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें जाक और जैबर दिखाई देते हैं और हमें दिखता है कि कैसे जैबर और जाक की एक बहुत ही इंटेंस फाइट हो रही होती है, जहाँ पर जाक थोड़ा जैबर पर भारी पड़ रहा होता है और वो जैबर पर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है जिससे जैबर कुछ पत्थरों के नीचे आ जाता है। और हमें दिखता है कि जैबर तो अब हिलना भी बंद कर देता है जिससे जाक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि कैसे जैबर तो पिछले बार बहुत ही बुरी हालत में भी उनसे लड़ रहा था, तो आखिरकार इस बार वो इतनी जल्दी कैसे हार गया। तभी हमें दिखता है कि जैबर तो बहुत ही पागल तरीके से हंसने लगता है और अचानक से वो पूरी चट्टान तोड़ देता है और हमें दिखता है कि जैबर के क्लॉ तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और वो पागलों जैसे जाक से ये बोलता है, कितने 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 समय बाद मैंने अपनी पूरी पावर यूज करी है, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया, थैंक यू सो मच, अब तुम्हारे मरने की बारी है। और हमें दिखता है कि जाक तो जैबर के नए हथियार को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हमें वापस रियो दिखाई जाती है, पर हमें इस बार रियो बहुत ही कमजोर हालत में दिखती है और हमें दिखता है कि नियोर तो रियो के सामने अपने इंस्ट्रूमेंट से अपने बाल बनाने लगती है कि तभी रियो उसे ये पूछती है, आखिरकार एक क्वेश्चन है मेरा, मैं बार बार जब भी तुम्हें टच कर रही हूँ मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बिजली के झटके दे रहा है। और हमें दिखता है कि रियो की ये बात सुनने के बाद नियोर रियो से ये बोलती है, तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसे तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर कोई भी प्लास्टिक सरफेस किसी सिल्की सरफेस को छुए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और तुम्हें पता ही होगा कि उसको स्टैटिक बोलते हैं। ऐसे ही मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरे सिल्की बालों को छूकर इनमें इलेक्ट्रिसिटी ला देता है, क्यों है ना ये शॉकिंग सा। और हमें दिखता है कि नियोर की ये बातें सुनकर रियो थोड़ा शॉक होती है और हमें नियोर बहुत ही खतरनाक दिखाई जाती है और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अभी को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।